नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं और अलीक शाह एक बार फिर आपके सामने हैं चर्चा करने के लिए। आपको फिर याद दिला दूं, हर रोज शाम को हम लोग चर्चा करते हैं, फेसबुक लाइव पे बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त बंद है, होना चाहिए, हम सब घरों में बंद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दूसरे से बात का सिलसिला जारी रहे। हमने अलग अलग विषयों पे बात की है, लेकिन कल भी आप में से कई लोगों ने कहा, सवाल भी भेजे, और जो टिप्पणियां आती हैं उसमें बार बार कहा जाता है कि भाई देश पूरा कोरोना के बारे में है, आप इसके बारे में चर्चा कीजिए ना, आप क्यों एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, आप क्यों सीएए की बात कर रहे हैं। पहले मैंने यही कहा था कि भाई कोरोना की वजह से हम अंदर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि केवल कोरोना की बात करें। लेकिन आप सबके अनुरोध पे हम फिर आज कोरोना, सरकार की तैयारी, सरकार को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5 सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 5 सवाल हैं जिसका सरकार जवाब जनता को दे, ताकि जनता इसको बेहतर तरीके से निपट सके। और 5 सुझाव देना चाहते हैं, है ना। पूरा दिन भर हमने तैयारी की है, देखा है, पढ़ा है, तो आपके पास 5 सुझाव, सवाल भी हैं, 5 सुझाव भी हैं, और एक अपील। तो आप ठीक समझें तो अपील से शुरू कर देते हैं। अपील यही कि प्रधानमंत्री ने परसों अपने एड्रेस में अपील की है पूरे देशवासियों से कि हम कल संडे 22 तारीख को देश में जनता कर्फ्यू करें। उनकी अपील ये है, 7 बजे सुबह से रात 9 बजे तक हम सब अपने घरों में रहें, बाहर सड़कों पे ना आए, कहीं बाहर ना निकले, जैसे कर्फ्यू में कोई बाहर नहीं निकलता वो ना करें। तो हमारी तरफ से आप सबको अपील है, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका हम सम्मान करें, जहां तक संभव हो सके। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसमें कर्फ्यू में भी बाहर निकला जाता है, कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है। अन्यथा कल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हम सब घरों में बंद रहें। वैसे उसके बाद भी रहें, बाद में रहने का कोई खास कारण नहीं है। बाहर ऐसा नहीं कि 9 बजे एकदम सड़कों पे आ गए, भीड़ करना शुरू कर दिया, मेला करना शुरू कर दिया, नहीं। ये हम करें, हमारी सबकी तरफ से अपील है कि हम प्रधानमंत्री की इस बात का सम्मान करें। हालांकि इसके बारे में कई हमारे दोस्त भी सवाल पूछ रहे हैं, काफी कुछ बातें हो रही हैं, आपने भी शायद सुनी है, वो सब मीडिया में चल रही है बात। सवाल 2 है। एक, क्या 12 घंटे में कोरोना वायरस रुक जाएगा घर में रहने से? और दूसरा, कुछ लोग ये बात व्हाट्सएप वगैरह पर चला रहे हैं कि कोई साउंड थेरेपी है, ये पुराने वैदिक कोई तरीका है जिससे हम ताली बजाए, थाली बजाए तो वायरस भाग जाएगी, इस तरह की बात है। तो एक पक्ष विपक्ष खड़ा हो गया इस समय, जो होना नहीं चाहिए था। ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, हेल्थ एपिडेमिक है, इसमें सबको एक साथ रहने का जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये इश्यूज हैं सामने, तो इसके ऊपर आपको 2 शब्द तो कहना ही चाहिए। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि भाई मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, और जो हर हिंदुस्तानी का होता है कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट बन जाता है, वो हम बिल्कुल नहीं बनना चाहते। जो कुछ बातें हम आज करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक्सपर्ट लोगों से सीखी हुई है, उनके नाम वाम भी हम बता रहे हैं। देखिए, अब तक किसी एक्सपर्ट ने नहीं कहा है कि 12 घंटे में, 16 घंटे में वायरस को रोका जा सकता है या उसकी चेन ब्रेक की जा सकती है। ऐसा कोई दावा कर रहा है, बेकार का दावा है। कोई ये भी कह रहा है कि थाली बजाने से ऐसी ध्वनि निकलेगी जिससे पूरा बदल जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की इतनी हल्की बातों में हम इस चीज को न करें। मैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गई कॉल को 2-3 तरह से देखता हूं। पहला तो ये तैयारी है, इस बहाने, इस सांकेतिक तरीके के बहाने लोगों को ध्यान आएगा। जब तक ऐसी कोई बड़ी चीज ना करो ना, तो लोगों के दिमाग में बात नहीं घुसती कि भाई मुझे घर रहना है। अब मुझे डर है कि ये ना हो जाए कि सिर्फ संडे के दिन घर रहना है, ये याद रहे कि ये रोज का बात है। तो एक तो इस बहाने लोगों को ये महत्वपूर्ण संदेश जाता है कि हमें घर रहना है। दूसरा, हो सकता है आने वाले दिनों में इसको और भी बड़े पैमाने पर करना पड़े, तो मैं उसकी रिहर्सल और तैयारी के रूप में इसको देखता हूं। और तीसरा, मुझे ये भी लगता है, हो सकता है इससे कुछ ना हो, फिर भी अगर प्रधानमंत्री ने कॉल दी है और अगर हमें ऐसा नहीं लगता कि इससे देश का कोई नुकसान होने जा रहा है, तो विरोध नहीं करना चाहिए। ये समय है राष्ट्र में सब लोग एक साथ खड़े हों अपने संकल्प के लिए। केवल विरोध करना मुझे कम से कम सही नहीं लगता।
मैं कोई मोदी जी का समर्थक, हालांकि आज एक पोस्टर निकल गया कि अब योगेंद्र यादव मोदी जी के मुरीद हो गए। मैं समझता हूँ कि हम पता नहीं क्यों ये समझ नहीं सकते कि हर चीज का अपना जगह होती है, अपना वक्त होता है, विरोध करने की जगह है, उसका वक्त है। हर वक्त विरोध करना, हर तरह की चीजों पे विरोध करना, हर तरीके से विरोध करना, ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं। इस समय इस मुद्दे पर जब तक ये ना लगे कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे देश का बहुत भारी नुकसान हो रहा है, ऐसे में तो बाहर आके बोलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनके साथ खड़ा होने का वक्त है। खैर, ये तो शुरुआती बातें थी। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल कोई इंटेरोगेशन नहीं है, हमारे अपने बनाए हुए सवाल नहीं है। कई पत्रकार, कई समझदार डॉक्टर, जन स्वास्थ्य अभियान करके एक है जिन्होंने एक रिलीज किया है, तमाम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ तथ्य जनता के सामने रखे। प्रधानमंत्री के एड्रेस में वो बातें नहीं आई थी और जरूरी नहीं कि उसमें आए, लेकिन ये कुछ तथ्य हैं जो हम जानना चाहते हैं और अपील कर रहे हैं सरकार से, कृपया ये फैक्ट्स आप पब्लिक में रखिए। इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा इसका मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी। तो 5 सवाल जिससे हम चाहते हैं कि सरकार हो सके जनता से शेयर करे। कल एक अच्छा दिन है जनता से शेयर करने का, सब लोग घर पे बैठे होंगे, टीवी के माध्यम से, सरकार के पास सैकड़ों माध्यम है, किसी भी माध्यम से ये सूचना जनता के साथ शेयर की जाए। जी, ओवर टू यू। हाँ, पहले सबको दिखा दें ये सवाल। पहला सवाल है हमारे हेल्थ इन्वेंटरी। हेल्थ इन्वेंटरी का मतलब होता है सरकार ये बताए कि हमारे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, यानी कि किस राज्य में, किस जिले में कितने डॉक्टर हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने आईसीयू हैं, कितने बेड हैं, इसकी सारी सूचना पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। क्यों, कैसे, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, ये सवाल जैसे योगेश जी ने कहा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स और काफी पत्रकारों से बात करके हुआ, लेकिन ये कॉमन सेंसिकल सवाल भी है और आपका मन में भी होगा ये सवाल, और आपका मन में है, मेरा मन में है, योगेश जी का मन में है, तो सरकार का मन में भी होगा। ये खुलासा हो, खुलासा भी नहीं, खुलासा शब्द के लिए माफी चाहता हूं, ये स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो जाए, तो आई थिंक ये जो एश्योरेंस देने की कोशिश सरकार कर रही है, मैं ऐसा मानता हूं, ये एश्योरेंस और वैल्यू बेस्ड वेटी होगा। ये एश्योरेंस लोग सुनेंगे, समझेंगे और एश्योर्ड होंगे। ये सवाल कई देशों में सरकारें ऐसा कर भी रही हैं, कई देशों में बिल्कुल लिस्ट सरकार जारी कर रही है कि ये जगह जो तैयार है इसके लिए। दूसरा सवाल है गाइडलाइंस के बारे में। गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल्स, अस्पतालों के लिए गाइडलाइन क्या क्या है, टेस्टिंग के क्या गाइडलाइंस हैं, एडमिशन के क्या गाइडलाइन है, रेफरल का क्या गाइडलाइन है, छोटी छोटी जगह है जहां बड़े अस्पताल नहीं है वो रेफरल का क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और रिफ्यूजल, कोई मरीज जाए, किसी को लग रहा है कि मुझे कोरोना वायरस इंफेक्शन हुआ है, उसको अस्पताल रिफ्यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या पॉलिसी है। इसके ऊपर सार्वजनिक क्लैरिटी रहे सरकार की तरफ से कि ये जो अस्पतालों के बारे में सवाल लोगों के मन में है, इसमें स्पष्ट जैसे गाइडलाइन इशू हुआ है इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में, वैसे अस्पतालों के बारे में गाइडलाइन हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बार बार जगह जगह से शिकायत आ रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई मैं टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, 2 दिन से मैं हॉस्पिटल को फोन कर रहा हूँ, हॉस्पिटल कह रहे हैं मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा नहीं। क्लियर गाइडलाइंस, कौन व्यक्ति है जो टेस्ट के लिए कह सकता है, कौन अस्पतालों को कि आप फलां को एडमिट करना ही पड़ेगा, फलां को आप नहीं एडमिट करेंगे, और आप क्या अस्पताल रिफ्यूज कर सकता है, इस सब के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक रिटन गाइडलाइंस आ जाए जो पूरे देश में आ सकती है, संभव है, शायद उससे बहुत मदद मिलेगी। तीसरा सवाल, ये अब जी नहीं, आई होल्ड इट। अब तीसरा सवाल है कि हमारे ड्रग इक्विपमेंट की सप्लाई क्या पर्याप्त है, कितनी दवाइयां चाहिए, इसके लिए डर है लोगों के मन में कि हमारे पास मास्क हैं नहीं है, टेस्टिंग किट है कि नहीं है, अगर आगे बढ़ गया मामला तो क्या सरकार दवाइयों के लिए तैयार है, मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास है कि नहीं है। सरकार ने एश्योरेंस दिया, बहुत अच्छी चीज है। इसके बारे में अगर कुछ और डिटेल में बता सके सरकार क्या है, कितना है, तो उससे लोगों का एश्योरेंस पहले से ज्यादा बढ़ेगा, बेहतर होगा, इसलिए सुझाव सर। चौथा है इंफॉर्मेशन फ्लो का, आप बताइए क्या कुछ चाहते हैं?
इंफॉर्मेशन जो कि हम चाहते हैं सरकार की तरफ से नियमित रूप से मिले। ये तो सबसे इजीली डुएबल काम है। सरकार हमें इन विषयों पर इंफॉर्मेशन दे, कितने टेस्टिंग हुए हैं, डायग्नोसिस क्या हुआ है, एडमिशंस कितने हुए हैं, ट्रीटमेंट कितने लोगों का चल रहा है और कितने डेथ्स हुई है। ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में तरह तरह की खबरें आती हैं, ये सरकार के तरफ से जारी करना बहुत जरूरी है। नेशनल लेवल पे आ रहा है लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं मिल रहा है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन का प्रोपगेशन का भी एक प्रॉब्लम है। सरकार प्रोएक्टिव होके ये खबर फैलाए, सबके पास भेजे, ताकि लोगों को ये आश्वासन हो कि नहीं, अभी तक ये कंट्रोल में है या कंट्रोल किया करने की कोशिश हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, इस तरह का महामारी को डील करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। इंफॉर्मेशन इज पावर, एंड वो इंफॉर्मेशन का कमी हो या मिस इंफॉर्मेशन ज्यादा हो तो उसको स्पष्ट करना, क्लियर करना सरकार की बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और मैंने आज देखा, आज शायद सरकार ने कोई व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया WHO की तरह। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए व्हाट्सएप और एकदम आपको जवाब आना शुरू हो जाता है। अब वो जवाब अगर आपको जिला स्तर पे मिलना शुरू हो जाए तब एक कॉन्फिडेंस बनता है, अच्छा मेरे जिले की ये स्थिति है। जितना जल्द हो सके बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत उपयोगी होगा। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये जो महामारी है, संकट है, ये पर्सनलाइज्ड है। लोग एक्चुअली अपने इलाके के बारे में, मोहल्ला के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें बहुत दूर दराज जगह की इंफॉर्मेशन से उतना मतलब नहीं होता है। पांचवा सुझाव है हेल्थ वर्कर्स के बारे में। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री ने कहा है, ठीक ही कहा है कि कल 5 बजे हम जो लोग हमारे लिए इस वक्त काम कर रहे हैं, चाहे वो सैनिटेशन वर्कर हो, हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्स, ये जो बिल्कुल सीधा इससे डील कर रहे हैं। हम सब अपने घर में बैठे हुए हैं और वो बाहर जाके डील कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, ये जो सरकारी अस्पताल में इस काम करने वाले डॉक्टर, नर्स हैं, इनको तो विशेष सलाम करना चाहिए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग। उनकी अपनी सेफ्टी के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है। उनका क्या रेगुलर टेस्टिंग हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है, अगर उनमें से किसी को संक्रमण हो जाता है तो उनके लिए क्या विशेष फैसिलिटी है, उनको तो विशेष, इन्हें तो VIP की तरह ट्रीट करना चाहिए ना। ये लोग जो कि चाहे सड़क की सफाई कर रहे हो, चाहे अस्पताल की सफाई कर रहे हैं, अस्पताल में जो डॉक्टर खड़े हैं, ये सब तो इस वक्त सोल्जर के बराबर है। इनके लिए विशेष व्यवस्था और सरकार की तरफ से सपोर्ट, अगर कुछ हो ऐसे किसी हर व्यक्ति का इलाज करवाना तो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, सरकार के अपने पेशेंट होने चाहिए। तो ये 5 सवाल, 5 रिक्वेस्ट है सरकार से कि इन 5 सवालों पे इंफॉर्मेशन जनता के सामने लेके आए। अब इसके अलावा हम 5 सुझाव भी देना चाहते हैं। ये मेडिकल चीजों पे नहीं, मेडिकल चीजों पे तो 5 कहा, हमने बार बार दोहराया कि हम खुद इसके एक्सपर्ट नहीं हैं। और ये जो हमने 5 सवाल उठाए हैं, ये 5 सवाल आप देख सकते हैं द स्क्रोल करके जो वेबसाइट है उसके ऊपर कई जर्नलिस्ट लोगों ने, मेडिकल जर्नलिस्ट लोगों ने मिलकर सवाल उठाए हैं। जन स्वास्थ्य अभियान करके एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, उन लोगों ने कुछ सुझाव दिया, वहां से उठाए गए सुझाव है। हमारे अपने सुझाव नहीं है, ना ये डॉक्टर है ना मैं डॉक्टर, हमसे इलाज कभी मत करवाना। लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में 5 सुझाव। अर्थव्यवस्था पे इसका बेहद भारी असर है इस वक्त। चर्चा, जैसा कल भी हमने कहा था, चर्चा हो रही है कि एयरलाइंस को कितना नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा है, होटल्स को क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन ये देश तो इनके बाहर है ना, इसके बाहर साधारण लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, जिसकी सवाल हम बार बार उठा रहे हैं। तो 5 सुझाव हम दे रहे हैं कि सरकार आम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सके। पहला सुझाव हमारा पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मतलब राशन की दुकान। लोगों की आमदनी को धक्का लग रहा है और सरकार के लिए आइडेंटिफाई करना किसको धक्का लगा है, कितना लगा है, बहुत वक्त लगेगा। इसलिए हमारा सिंपल अनुरोध है, राशन की दुकान में राशन जितना भी दिया जाता है उसको 1.5 गुना कर दीजिए। करते हुए सरकार का कुछ नहीं जाएगा। और इस वक्त खाद्यान्न के भंडार पड़े हैं देश के अंदर, सरकार तो कहती है इतने ज्यादा है कि हम क्या करें, ये कर लो जी। इस वक्त खाद्यान्न आप लोगों को राशन ज्यादा उपलब्ध करवाना शुरू कीजिए।
राशन में खाद्यान्न तो मिलता है, गेहूं चावल मोटा धान मोटा अनाज मिलता है, लेकिन साथ में दाल और तेल, ये दो चीज उपलब्ध करवा दीजिए कम से कम इन 2 महीनों के लिए, अगले 3 महीने के लिए। और साबुन साबुन को सप्लाई कीजिए। हमें बहुत छोटी चीज लगती होगी साबुन देने का क्या फायदा, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि जो अंत्योदय का परिवार है, गांव का जो गरीब परिवार है, उसको अगर साबुन इस वक्त मिलता है तो उसको भाषण देने की बजाय कि जाओ तुम अपना हाथ धो, अगर साबुन की टिकिया सप्लाई कर दी जाए तो वो बहुत अच्छा मेजर होगा। तो ये पहले सुझाव है पीडीएस के बारे में। पीडीएस तो वो भी कह रहे हैं कि पॉस मशीन को उसको कंपल्सरी न किया। हाँ, इस वक्त वो जो बायोमेट्रिक वाला काम है उस पर वो नहीं होना चाहिए, और सरकार ने अपने कर्मचारियों की तो रोक ही दिया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का रोक दिया है। और केरला सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये राशन सितंबर तक शायद ऑलरेडी घोषणा कर दिया है। सो सरकार को, प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर से बात करके ये सिस्टम बैठाने में 24 घंटा लगेगा। इम्प्लीमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, बट उनकी तरफ से इशारा होना चाहिए कि हम इसमें आपके साथ हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि हम एडिशनल कोटा रिलीज कर देंगे, बस एक ऑर्डर इशू करना है और कुछ नहीं, और कोटा पड़ा है, उस टाइम पड़ा हुआ है। जी, दूसरा है एमडीएम और आईसीडब्ल्यूएस। इसका मतलब एमडीएम का मतलब है मिड डे मील जो बच्चों को मिलता है, आईसीडब्ल्यूएस जिसको हम आंगनबाड़ी कहते हैं। जी, हम शायद कल भी मिड डे मील की बात किए थे। स्कूल्स बंद हैं, देश भर में बच्चे स्कूल में वो दोपहर को जो खाना मिलता था उनके लिए वो न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वी हैव टू इंश्योर दैट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मस्ट गेट दैट फूड। वो मिड डे मील पहुंचाना एक एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज लोकलाइज्ड है, क्योंकि मिड डे मील भी लोकलाइज मिलता था। गांव के स्कूल में बच्चे खाते थे, तो गांव में वो व्यवस्था हो ताकि बच्चे स्कूल घर बैठ के वो दोपहर का खाना उन्हें मिल सके। सबसे छोटे बच्चे जो आईसीडीएस वगैरह की स्कीम में हैं, उनके लिए ड्राई राशन जो है इस वक्त घर में पहुंचाया जा सकता है। और ओवरऑल जो है ये वायरस का फैलाव में और उसको रोध करने में जो न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ चाहिए, शरीर में पोषण और ताकत चाहिए, वो हमें सबसे वीक जो सेगमेंट है, यंग चिल्ड्रन, उन तक पहुंचाना एक ऑलमोस्ट मॉरल एंड फ्यूचरिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ एक और गांव का जो सबसे कमजोर तबका है वो गांव के बुजुर्ग हैं। वैसे भी ये बीमारी है जो कि बुजुर्गों को सबसे पहले हिट कर रही है, उसके लिए एक छोटा सा सुझाव है। बुजुर्गों को राशन को पेंशन दी जाती है, सरकार 3 महीने की एडवांस पेंशन क्यों नहीं देती? हालांकि जो दी जा रही है आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। केंद्र सरकार 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से पेंशन देती है, और 2006 से नहीं बदली है। आपकी हमारी तनख्वाह बदल गई, सब कुछ बदल गया। बुजुर्गों की पेंशन का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का 200 रुपया है। चलिए वही आप अगले 3 महीने के लिए रिलीज कर दीजिए, छोटा काम है, हो सकता है। और ये अगला सुझाव है हमारा किसानों के बारे में। ये मैं आपको याद दिला दूं कि ये सब सुझाव सिर्फ हमारे अपने सुझाव नहीं है, हमको इस तरह की इकोनॉमिस्ट नहीं है। राइट टू फूड कैंपेन है जिसने ये सब सुझाव दिए हैं। कई अर्थशास्त्री मिले हैं जिन्होंने कहा है कि देश के अंतिम व्यक्ति के लिए ये काम जल्दी से करने की जरूरत है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा रितिका खेरा का, जॉन रेस का, जिन सब लोगों ने, और दीपा सिन्हा का, कविता श्रीवास्तव का, जिन सब लोगों ने मिलकर हमें सुझाव भेजे हैं इसके बारे में सोचने के लिए कि क्या किया जा सकता है, तत्काल एकदम क्या किया जा सकता है। 2 और सुझाव हैं, 3 सुझाव, एक किसानों के लिए। जी, अब बताएं किसानों के बारे में जो हमने खुद कल परसों भी कहा था। देखिए, ये किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीजन है इस वक्त, उसके लिए बिक्री का सीजन है। फसल रेडी है, अब वो मंडी में लेके आ रहा है, और मंडी हो रही है बंद तमाम तरह से। कोरोना वायरस है, सरकारी कर्मचारी बंद, गायब, सब कुछ खत्म, और किसान के सर पे तलवार लटक रही है। तलवार क्या लटक रही है कि उसे 31 तारीख तक अपना केसीसी का लोन वापस करना है। अगर 31 तारीख की बजाय 1 तारीख भी हो गई, 1 दिन का डिले भी हो गया, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ के 4% की बजाय 10%, 12%, 14% इंटरेस्ट बन जाता है। छोटी सी चीज क्या सरकार कर सकती है? नंबर 1 तो कि मंडी जारी रहे, और दूसरा निर्मला सीतारमण जी एक काम कर सकती हैं कि जितनी भी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, एसएलबीसी बोलते हैं,
उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि किसान से कम 1 महीने का 2 महीने का उसको लीवे दिया जाए, विशेष छूट दी जाए कि वो अपना केसीसी का लोन वापस करने में देरी करता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। छोटा सा काम है, एक सर्कुलर से हो जाएगा, किसान को सांस में सांस आएगी इस ऐसा करने से। जी अगला मनरेगा का है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार स्कीम, इसमें बहुत लंबा एरियर चल रहा है। 6-6 महीने लोग काम किए हैं, पैसा नहीं मिला है। इस वक्त सबसे ज्यादा उनको पैसे की जरूरत है। सरकार चाहे तो पूरा एरियर जो लगभग 10,000 करोड़ रुपया था, एक झटके में उसको पेमेंट कर सकते हैं, ताकि ग्रामीण लोगों के हाथ में ये अपना मेहनत का पैसा, उनका अपना पैसा, काम किया हुआ है उन्होंने, हाँ, वो पैसा इस समय पहुंचा दे। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। दूसरा ये है कि इस वक्त क्लस्टर में जाके एक साथ काम करना तो हेल्थ के खिलाफ होगा, हेल्थ एडवाइजरी के खिलाफ होगा। क्यों ना सरकार इस समय मनरेगा के कर्मचारियों को, दोज हु आर रजिस्टर्ड फॉर मनरेगा, जिनके पास जॉब कार्ड है, एक कार्य वन टाइम 3,000 रुपया महीना एक तरह का पेमेंट करे, ताकि उनको उनका रोजगार ना बंद हो जाए। ये सीजन सामने जो है इसमें रोजगार आती है, बट अभी फसल कटेगा, मंडी में फसल जा पाएगा, तब जाके उनको काम मिलेगा। यदि मंडी बंद रहता है, फसल नहीं कटेगी, तो देयर इज नो रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार चाहे तो ये काम कर सकती है, आगे कोई काम करवा लेना, अपना पैसा जो एडवांस में दिए है वसूल करवा लेना, बट रीच सम मनी टू द विलेजेस नाउ, बिकॉज ये क्राइसिस के पीरियड है, लोगों के पास काम नहीं है, और ये क्राइसिस से निकलने के लिए उनके पास, उनकी जेब में कुछ पैसा होना बहुत जरूरी है, मनोबल बढ़ाता है। और आखिरी सुझाव, शहरी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है वो जो कि जिसके पास पेंशन, पीएफ, रेगुलर सैलरी, चेक, इसकी व्यवस्था नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाता है। हिंदुस्तान के वर्कर में से 93% अनऑर्गेनाइज्ड है। और इस वक्त जो हो रहा है, दिहाड़ी का मजदूर जो छोटा सा अपना काम करता है, किसी दुकान के ऊपर थोड़ा काम कर रहा था, दुकानदार ने कहा नहीं काम नहीं जा, उन लोगों को कैसे मदद की जाए। हर तरफ से खबर आ रही है, फैक्ट्रियों से खबर आ रही है कि जो कच्ची मजदूरी वाले थे उन सबको कहा जा रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए काम नहीं, तुम घर जाओ। उनको इस वक्त सख्त मदद की जरूरत है, एकदम मदद चाहिए उन्हें। उसके लिए क्या किया जा सकता है? मुश्किल काम है, क्योंकि उनका कोई एक रजिस्टर नहीं है, मनरेगा जैसा रजिस्टर नहीं है जिसमें उनको सबको पैसा पकड़ाया जा सके। 2-3 काम किए जा सकते हैं। पहला, उन्हें राशन पकड़ाया जा सकता है, केवल राशन कार्ड के माध्यम से नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं बड़े शहरों में आते हैं, वहाँ उनके पास राशन कार्ड नहीं है। मगर ऐसे मजदूरों को तमाम सरकार एक सस्ता राशन तुरंत उपलब्ध करवा सकती है। सरकार की जो, जैसे सफल दिल्ली में है, सब जगह पे ऐसे शॉप नेटवर्क्स हैं, सिर्फ दाल आटा, सिर्फ इस तरह चावल दाल आटा, इस तरह की चीज़ों को उपलब्ध किया जाए, बहुत सस्ते दाम पे उपलब्ध करवाया जाए, ताकि लोग अपना इंतजाम कर सकें इस आड़े दिनों के अंदर। दूसरा, एक अटल पेंशन योजना है सरकार की, उसमें जिसने रजिस्टर किया है, चाहे 2 महीने के लिए रजिस्टर किया था, ये सब अर्बन वर्कर्स हैं, उन सबको एक मुश्त वही 3,000 रुपया जो मनरेगा के लिए हमने कहा है, वो उनको दिया जा सकता है। इसके बारे में कोई बेहतर सुझाव हो तो आप भी दे सकते हैं। तो ये थे 5 सुझाव और 5 सवाल। जैसे मैंने पहले ही कहा था शुरू में, कॉमन सेंसिकल है, डूएबल है, किया जा सकता है। हमारी तरफ से सुझाव है, विनम्रता से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शायद सरकार भी इसके बारे में सोच रही होगी, बट जितना जल्दी घोषणाएं आए, उतना देश कंसोलिडेट होगा, एकत्रित होगा और साथ लड़ेगा ये महामारी के साथ। हमारा कंसर्न ये है कि महामारी के चलते एक भी इस देश के नागरिक को भुखमरी की ओर बढ़ना ना पड़े। ये सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है, और हम मानते हैं कि सरकार ये काम करेगी, क्योंकि ये, जैसे मैंने कहा, डूएबल है, प्रैक्टिकल है, कॉमन सेंसिकल है। बस एक बार फिर वही दोहराएंगे, हम कई दिन से कह रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का चक्कर नहीं है। ये वक्त है पूरे देश के लिए एक साथ खड़े होने का। हम सब सरकार हैं,
ऑपोजिशन अगर कोई है तो कोरोना वायरस का है। हाँ, एक विशेष अपील, जो हमारे साथी जो आंदोलन में लगे हैं सीएए के विरुद्ध, एनआरसी के विरुद्ध, एनपीआर के विरुद्ध, हम सब उसका हिस्सा हैं। सरकार ने वैसे आज अखबार में खबर है कि एनपीआर को शायद पोस्टपोन कर दिया जाए इसकी वजह से। उसका भी नोटिफिकेशन कर दे, उसका भी नोटिफिकेशन सरकार कर दे तो बेहतर होगा, थोड़ा हमारी सबकी चिंता खत्म होगी। तमाम आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों से एक बार फिर निवेदन है, जो हम हर रोज कर रहे हैं, ये वक्त सड़क पे भीड़ खड़ी करने का नहीं है। विशेष अनुरोध है, कल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रधानमंत्री ने अगर जनता कर्फ्यू का अपील किया है, हम उसको माने। प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपील किया है, देश की तरफ से किया है, देश के प्रतिनिधि होने के नाते किया है, किसी एक पार्टी, किसी एक धर्म के लिए अपील नहीं है। हम सब उसे माने, ऐसी हमारी अपील होगी। और वैसे भी इसके बाद भी प्रोटेस्ट थोड़ी संख्या में किए जाएं, सांकेतिक रूप से किए जाएं, कोई बड़ी भीड़ इकट्ठा करके इस वक्त प्रोटेस्ट करने का वक्त नहीं है। कल जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई लोगों ने मिलकर जश्न मनाया, ये भी उसका वक्त नहीं है। इन सब से दूर रहें, ये सब इस वक्त देश के हित में नहीं है। हम सबको मिलकर देश के हित और फायदे की सोचना है। कल भी हम ये सब सोचेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अवीक साहब जा रहे हैं बंगाल, वहां से बंगाल की खबर बीच बीच में हमें दिया करेंगे। तो बहुत बढ़िया चर्चा हुई और ये चर्चा नियमित रूप से जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। नमस्कार।